गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सेक्शन 1 हम कर रहे हैं। पेपर का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रकृति क्षेत्र हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तुलना करना, तुलनात्मक मतलब तुलना करना किस चीज़ की? राजनीति के विषयों की। ठीक है, इसको हम अब सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। यह दो या दो से अधिक देशों, राज्यों, राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं या फिर राजनीतिक व्यवहारों या नीतियों की आपस में तुलना करके राजनीति को समझने की विधि है। अर्थात यह एक ऐसी विधि है बेटा, तुलनात्मक राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजनीति को समझने के लिए हम किस किस चीज़ की तुलना करते हैं दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ। इसमें राजनीति के हर क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हो, देश के, राज्यों के, प्रणालियों की, संस्थाओं की, व्यवहारों की, नीतियों की। जब आपस में हम तुलना करके राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात यह अलग अलग देशों की सरकारों, संविधान, राजनीतिक पार्टियों या फिर चुनाव प्रणालियों, नीति निर्माण आदि की करते हैं। इसके अंदर जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो इन सब के विषय में करते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखो, अगर हम कहें कि भारत व चीन की राजनीतिक पार्टियों की तुलना करनी है, तो ये भी किस में आ जाता है? तुलनात्मक राजनीति में। भारत और अमेरिका में संसदीय वर्सेस राष्ट्रपति प्रणाली, जैसे भारत में तो संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। तो इसके विषय में अगर हम इनकी दोनों की तुलना करें, क्या ठीक है क्या गलत है, उसको क्या कहेंगे? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। अगर हम विभिन्न देशों की चुनाव की प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करें, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा मैं आपको, तो ये भी क्या होगा बेटा? हमने अध्ययन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, वो भी राजनीति से रिलेटेड है, तो इसको कहेंगे तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। अब आगे देखो, दूसरे विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित थी। बेटा जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, उस टाइम पे सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं की ही आपस में तुलना की जाती थी। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जब प्लेटो, अरस्तु के समय था, उनका समय के टाइम की बात कर रही हूँ। लेकिन जो इन्होंने किया हुआ है वो सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन है। लेकिन अब देखो क्या हो गया है। अब वर्तमान समय में व्यापक अर्थों में लिया गया है इसको। व्यापक मतलब हर चीज़ को इसमें ले लिया। अब इसमें न केवल औपचारिक राजनीति संस्थान बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन होता है। अब तो हर टॉपिक पे अगर हम तुलना करें, उसको तुलनात्मक राजनीति में ही लिया जाता है बेटा। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति 1970 के आसपास इस विषय की जो प्रकृति बनकर उभरी है वह निम्नलिखित है। आगे ये देखते हैं इसको। बेटा देखो कौन कौन से पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो आधुनिक काल की उपज है, ये आज के टाइम की उपज है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? एक विज्ञान है। यह राजनीति का तुलनात्मक विश्लेषण भी है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है। तुलनात्मक अध्ययन में तुलना की इकाई छोटी या बड़ी कोई भी हो सकती है। जब हम इसमें तुलना करते हैं ना, तो इकाई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तुलनात्मक राजनीति से जुड़े विषयों का तुलनात्मक अध्ययन है। अर्थात जो ये तुलनात्मक राजनीति की बात हम कर रहे हैं, ये राजनीति से के विषय से जुड़े हुए जितने भी तुलनात्मक अध्ययन हैं उसके बारे में हम बात करते हैं इसमें। आगे देखिए, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जिस विषय पर विद्वानों में मतभेद है कि तुलनात्मक राजनीति में तुलना कैसे की जाए, तो इन मतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। अब किस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है विद्वानों ने। कुछ विद्वान क्या करते हैं, देखो दो तरह से, कुछ तो करते हैं वर्टिकली, कुछ करते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में देखो, इसमें वर्टिकली में क्या होता है, इसमें 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर, दूसरा आ गया प्रांतीय स्तर पर और तीसरा आ गया स्थानीय स्तर पर। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, वह है कि वर्तमान विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन किया जाए। हॉरिजॉन्टल में क्या है, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें पूरे विश्व की राजनीति की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं समृद्ध सरकारों
सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाके दूसरे देशों से इधर उधर जहाँ से भी अपनी सीमाओं से बाहर जाके जब हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। लेकिन देश में रहते हुए केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर पर जब हम करते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल, और जब देश के बाहर जाके करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। आगे देखिए बेटा क्या आते हैं, इसी विषय में हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अब देखो राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में जो तुलनात्मक राजनीति है इसके संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण, एक है आधुनिक दृष्टिकोण। ऑब्वियसली परंपरागत मतलब जो पहला पुराना। अब इसमें विद्वान कौन थे, प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, मुनरो आदि विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को परंपरागत दृष्टिकोण से माना है। ठीक है, इन्होंने उसको पुराने विचारों के अकॉर्डिंग या परंपरागत देखा है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है ना वो सीमित है। सीमित कैसे कि इसमें सिर्फ राजनीति से रिलेटेड ही बातें हैं, कि जो मेन बात राजनीति से रिलेटेड होती है वही है। इसमें बहुत बड़े अर्थ में इसको नहीं लिया। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके विद्वान जैसे डेविड इंस्टन हो गए, लुसियन पाई हो गए, जेम्स हो गए आदि विद्वानों ने जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है ना उसको आधुनिक दृष्टिकोण से माना, और इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है बेटा। अब जब हम कह रहे हैं विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है तो आइए देखते हैं कैसे बड़ा है। तुलनात्मक राजनीति का विषय या अध्ययन क्षेत्र, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सरकारों का अध्ययन, देखो इसमें सब कुछ आएगा। सरकारों का अध्ययन, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन। दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे एक दल है बीजेपी है तो कांग्रेस क्या करती है उसके ऊपर दबाव समूह बना के रखती है, अगर वो कोई भी गलत काम करेगा तो उसको बीच में ही टोकेंगे। प्रमुख राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करना, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना, अभिजन वर्ग और नौकरशाही का अध्ययन करना, चुनाव प्रणालियों का अध्ययन करना और राजनीतिक सिद्धांतों का विश्लेषण और खोजों का अध्ययन करना, शक्ति संतुलन का अध्ययन। देखो कुछ भी नहीं छोड़ा, राजनीति से रिलेटेड सारे विषयों का अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक तौर पर विषय क्षेत्र रहा है। अब देखो सरकारों का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में विश्व की विभिन्न, अब सरकारों का अध्ययन है तो विश्व की विभिन्न सरकारों का अध्ययन करना, उनकी संरचनाओं, कार्य प्रणालियों, प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये सरकारों का आ गया। इसको शॉर्ट में समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, खुद लिख सकते हो इसको। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन, इसमें क्या लिखेंगे आप कि लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों का होना अनिवार्य है। देखो एक तो दल होता है जो सरकार बनती है, जो अपोजिट पार्टियां होती है वो दबाव समूह होता है। तो अनेक अध्ययन शास्त्रियों ने विभिन्न देशों की दलीय प्रणालियों के दबाव समूह का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि संसदीय शासन प्रणाली ही सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली उचित है। मतलब एक ही वो ना हो आपकी पार्टी जिसमें एक जो काम करे, तो कौन बताएगा गलत और सही का, इसलिए दो दल तो होने जरूरी हैं। आगे देखिए प्रमुख राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन। अब राजनीतिक से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विद्वानों ने राजनीति की महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के भी सुझाव पेश करते हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं वर्तमान में, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो गया, हिंसा होगी, राजनीति का अपराधीकरण हो गया आदि प्रमुख राजनीतिक समस्याएं हैं। इन्होंने राजनीति के अध्ययन के लिए नए क्षेत्र खोल दिए हैं। अब देखो इतनी सारी जब समस्याएं आ गई तो इनको सुलझाने के लिए भी नए नए क्षेत्र राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में खुल गए हैं। यही तो बात कर रहे हैं ना हम तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड। अब आता है सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना। सामाजिक आर्थिक समस्याएं कौन सी है, गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, बेटा इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है समझ के। सामाजिक असमानताएं और परिवार नियोजन आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विश्व के अनेक देशों की राजनीति को प्रभावित करती हैं। यदि इनका हल ना हुआ तो इनका विश्व की सत्ता और राजनीति पर भी असर होगा। इन सब का अध्ययन जरूरी है, इसीलिए अध्ययन करेंगे तभी तो इनका समाधान ढूंढेंगे। अभिजन वर्ग एवं नौकरशाही, प्रत्येक शासन प्रणाली में अभिजन वर्ग और नौकरशाही की विशेष भूमिका होती है, अतः इनके संगठन व कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। नौकरशाही आप जाते हो और अलग अलग जातियों के या संगठन कह लो जो भी, उनका अध्ययन करना। चुनाव प्रणालियों का अध्ययन करना, चुनाव की विभिन्न प्रणालियां होती हैं। अब देखो चुनाव से प्रणाली की बात कर रहे हैं तो हेडिंग आपको मेन याद करनी है, बना के तो आप खुद लिख दोगे।
इनके अपने अपने गुण दोष होते हैं। यह जानने के लिए कि कौन सी चुनाव प्रणाली अच्छी है और क्यों है, इसके लिए विभिन्न देशों में प्रचलित चुनाव प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन ज़रूरी है। आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है राजनीतिक सिद्धांतों, विश्लेषणों एवं खोजों का अध्ययन। अब तुलनात्मक राजनीति के ज्ञान में वृद्धि, नए सिद्धांतों, कैसे वृद्धि होगी तुलनात्मक राजनीति के ज्ञान में, जब हम नए सिद्धांतों का, विश्लेषणों का एवं खोजों से होती है और इनका अध्ययन करते हैं हम। इसलिए विद्वान इसके अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न सिद्धांतों, राजनीतिक विश्लेषणों और नई खोजों को सम्मिलित करने के पक्षधर हैं। अब शक्ति संतुलन का अध्ययन करना, देखो किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन द्वारा शक्ति संतुलन का अध्ययन करते हैं। शक्ति आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कोई विदेश नीतियां बना रहा है, अपनी देश के सैनिक के से रिलेटेड कोई नीतियां बना रहा है, अपनी सेना को सुदृढ़ कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है, तो ये उस शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए है। शक्ति संतुलन का अध्ययन करते हैं और विभिन्न देशों के मध्य संधि क्या हुई, समझौते क्या हुए, उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है, इसलिए इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। विभिन्न राज्यों के मध्य चल रहे शक्ति संतुलन के प्रयासों को जानना ज़रूरी है कि अलग अलग राज्यों में किसकी शक्ति कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, इस सब का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं निष्कर्ष निकल के क्या आता है। देखो, तुलनात्मक राजनीति के बारे में आपने क्या पढ़ा, तुलना करना किसकी, राजनीतिक क्षेत्र की। ये तो हो गई पुरानी बात, परंपरागत। लेकिन आधुनिक राजनीति में क्या कर रहे हैं हम, हर चीज़ का, चाहे वो शक्ति का हो गया, नीतियों का हो गया, और हमारे सिद्धांत, विश्लेषण, नई नई खोज हो गई, दबाव समूह हो गए, पार्टियां हो गई, जितने भी विषय हैं सबके बारे में इसमें आ जाता है। आप इसमें पूरा बना के इसको अच्छे से हेडिंग याद करके आप लिख सकते हो। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत व्यापक हो गया है और भविष्य में इसके अध्ययन क्षेत्र में और भी वृद्धि होने की संभावना है। अब हमने समस्याएं पढ़ी, कितनी सारी समस्याएं थी, बेरोजगारी की, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड थी, हिंसा की थी, भ्रष्टाचार की थी। अब इसमें नए नए विषय खुलते चले जाएंगे तुलना करने के, है ना, तो ये तो और भी विस्तृत या वृद्धि होने की इसमें संभावना है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र को निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसको हम एक निश्चित क्षेत्र में नहीं बांध सकते, बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस है। वर्टिकल देखो देश की थी और हॉरिजॉन्टल में हम सीमा से पार जाके सोचते थे। मैंने आपको परंपरागत, आधुनिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इसके क्या क्या विषय क्षेत्र हैं वो बता दिए हैं। और एक आपको बताया तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, राजनीति से रिलेटेड नए नए विषयों पर दूसरे देशों के साथ सीमा से पार जाके उनका अध्ययन करना कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है, उनकी कैसी है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बुक से इजी लगा होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।